आज तो आज देख सकते हो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अभी निफ्टी 50 लाइव चल रहा है। निफ्टी 50 आज तकरीबन 0.4% से आज ऊपर आया हुआ है और सेंसेक्स आप देख सकते हो 0.28% 0.27% से आज ऊपर आया हुआ है। लेकिन मेरा पोर्टफोलियो आज आप देख सकते हो 0.56% से एक्चुअली नीचे गिरा हुआ है। यानी कि अगर मैं अंडर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पोर्टफोलियो ने तकरीबन 1.16% से अंडर परफॉर्म किया है आज के दिन के लिए एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा होने का कारण मेजर ये है, मेरा एक स्टॉक जोमेटो में जिसमें मेरा 81% का प्रॉफिट परसेंटेज है, वो आज 5% से नीचे गिरा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, आज जोमेटो बहुत ही ज़्यादा 5% से नीचे गिरा है। इसकी वजह से मेरा पूरा पोर्टफोलियो उससे बहुत ही ज़्यादा पुल डाउन किया है। कितने परसेंटेज से पुल डाउन किया, चलिए गूगल शीट्स में चेक कर लेते हैं। मेरा डेली स्टॉक कंट्रीब्यूशन है। डेली स्टॉक कंट्रीब्यूशन में जोमेटो की वजह से 0.44% से मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ जोमेटो ने ही नीचे पुल डाउन किया है। मतलब आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना, 0.5% मेरा पूरा पोर्टफोलियो डाउन है। उसमें से 0.44% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ जोमेटो का ही है। और बाकी के जो स्टॉक्स, जैसे कि चलिए देखिए, कॉम्पटन देख लीजिए 1.37% से गिरा है, EIH होटल 1% से गिरा है, कल्याण ज्वेलर्स 1% से गिरा है, IDFC फर्स्ट बैंक 0.33% से गिरा है। फिर ये देखिए एवलॉन जो 3% से ऊपर आया है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए एवलॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है मेरे पोर्टफोलियो का ऊपर ये करने में। तो एवलॉन का कंट्रीब्यूशन 0.2% पॉजिटिव का है। मतलब एवलॉन मेरे पोर्टफोलियो को 0.2% से पॉजिटिवली ऊपर पुल कर रहा था, लेकिन जोमेटो इतना ज़्यादा नेगेटिव 0.44% से नीचे पुल किया है कि वो एवरेज आउट होकर अभी मेरा पोर्टफोलियो 0.6% से नीचे गिरा हुआ है। आप ये बात को गंभीरता से समझिए, क्योंकि एवरेज से पॉजिटिव में सिर्फ 1 2 3 4 5 ही स्टॉक्स मेरे पॉजिटिव में है, और बल्कि बाकी के 11 में से 5 निकाल दीजिए तो बाकी के 6 स्टॉक्स मेरे नेगेटिव में है। जो नेगेटिव में है उसमें से जोमेटो ही 5% 5.5% से नीचे गिरा हुआ है। और ये अभी देखिए लाइव मार्केट चल रही है, आपने नंबर देख रहे हो, अपने आप अपडेट हो रहा है। ये लाइव मार्केट चल रहा है जीरोधा में, ये लाइव अपडेट हो रहा है। तो गाइस, मैं फिर भी डरा हुआ नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी डरे हुए नहीं होंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो कोई नेगेटिव में गया रहेगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और FDIs फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर बाहर से इधर से मार्केट से पैसा निकाल लेके सेल आउट करेंगे, तो सबसे पहला कौन से स्टॉक्स को अफेक्ट होगा? स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो जोमेटो भी उसी कैटेगरी में आता है। इसकी वजह से जोमेटो बहुत ही गिरा हुआ है और एक कैप प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आता है जोमेटो पे, क्योंकि एक अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिया हुआ है जोमेटो ने। चलिए अगर जोमेटो के चार्ट के बारे में बात कर लेते तो ट्रेडिंग व्यू में जाके मैं जोमेटो का चार्ट देख लेता हूँ। गाइस, 1 सेकेंड लोड हो रहा है। चलिए लोड हो गया। जोमेटो लिखते हैं अभी हम यहाँ पे। जोमेटो NSE लॉन्च चार्ट, हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, ट्राई करते हैं, ढूंढ मिला तो। हाँ, ये वो कौन सा है? 1 डे चार्ट नहीं, 1 मिनट है, 1 डे। हाँ ठीक है, चलिए बराबर है। तो ये देख सकते हो आप, अच्छा खासा जोमेटो ने रिटर्न भी दिया हुआ है। ये 1 डे का चार्ट आपके सामने है। और हम 1 मिनट है, सॉरी 1 डे में ट्राई। तो आप ये देख सकते हो एक अच्छा खासा रिटर्न जोमेटो ने दिया हुआ है, इसलिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर भी आया है। और अगर हम इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की ट्राई करूँ, तो ये हटा देता हूँ मैं। तो ये देखिए एक अच्छी खासी रैली परसेंटेज टर्म्स में देखें तो ये बॉटम से लेके अगर टॉप की रैली पकड़ी तो टॉप तक आप देख सकते हो तकरीबन 600% का प्रॉफिट दिया है बॉटम से लेके टॉप तक। लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू तक भी देखें तो बॉटम से लेके अभी तक 500% का रिटर्न दिया। 500% यानी कि पैसा 5 गुना 6 गुना हो जाता है, आप समझिए। इसलिए अभी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी, प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर भी आया है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। चलिए अगर फिबोनाची के थ्रू हम ट्राई करें, 1 सेकेंड में डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो ये देखिए फिबोनाची आ गया। फिबोनाची के थ्रू अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेक किया हुआ है, जो 270 का सपोर्ट था पिविट पर। ठीक है, ये पिविट था, सॉरी सपोर्ट नहीं था, ये जो पिविट 270 का था
ये आज उसके नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर देखिए आप कितने टाइम से सेलिंग प्रेशर बना था, 1 2 3 4 दिन से लगातार सेलिंग प्रेशर बन रहा था। पिविट पे सपोर्ट भी लिया था कल उसने, पर आज जब उसने पिविट के नीचे ओपन हुआ तो इन्वेस्टर्स शायद से डर गए, इसलिए उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दिया। प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही चालू कर दिया, आपके सामने इसका रिजल्ट है। चलिए, एक क्वेश्चन आया है, मैं उसको एक स्क्रीन पे दिखाने की ट्राई करता हूँ अगर मेरे से पॉसिबल रहा तो। ये क्वेश्चन बता रहा है कि अगला 0 तक का सपोर्ट कौन सा है। क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। देख लिए, इमीडिएट सपोर्ट तो 248.55 का फिबोनाची बता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बताऊँ अगला सपोर्ट बेस्ट कब रहेगा। फिबोनाची को मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये जो आपको दिख रहा है, कंट्रोल एच दबा देता हूँ मैं इस पर, ऑल्ट एच, सॉरी। हाँ, तो ये 240.38 का जो है ना, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना, ये गैप दिख रहा है आपको, मैं जूम इन करके बताता हूँ। ये जो गैप है ना, वो एक गैप एक सपोर्ट के जैसा काम करता है। और ये देखिए, एक बार ये सपोर्ट जैसा काम करता है, और यही फिर इधर भी इससे सपोर्ट एक बार टेस्ट किया था। तो आप ये समझ लीजिए 240 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। फिबोनाची के थ्रू क्या है, 240 हो सकता है सपोर्ट। पर ये देखिए, ये पिछले वाले जो डेटा पॉइंट्स है ना 240, उसमें ये 240 सपोर्ट पॉइंट के जैसे दिखा रहा है। पर अभी करंट में ये 240 सपोर्ट पॉइंट के जैसा नहीं दिखा रहा है। अभी 248 दिखा रहा है, तो मुझे लगता है 248 भी नहीं होगा। 248 के भी थोड़ा नीचे जाएगा, उसको टेस्ट करेगा, और अगला 240 के उसमें जाके वो अटकेगा। 240 उसका एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाएगा। तो अगर किसी को जोमेटो में एंट्री लेनी है तो SIP के थ्रू, लमसम तो मैं बोल नहीं सकता, और बोलना अच्छा भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी देखिए एक अच्छा खासा रिटर्न देने के बाद जोमेटो में लमसम डालना अभी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा ये दिया है, रिटर्न दिया है। तो अगर हम इसमें देखें तो आज ये देखिए, हेडलाइंस फॉर जोमेटो के हेडलाइंस में क्या आया है, 2 मिनट पहले न्यूज़ है। इंडियाज़ फ्लिपकार्ट मेंट्स स्ट्रॉन्ग क्विक कॉमर्स राइवल कुड हर्ट जोमेटो, जेफरीज सेज। भी जेफरीज ने क्या बोला है, इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जेफरीज ने बोला है कि इंडिया में फ्लिपकार्ट का मिनट्स स्ट्रॉन्ग कॉमर्स, मतलब फ्लिपकार्ट ने भी एक अपना डिलीवरी पार्टनर जैसा, फूड डिलीवरी नहीं बोल सकता मैं, लेकिन क्विक कॉमर्स डिलीवरी में फ्लिपकार्ट ने भी एक अच्छी खासी एंट्री ली है, जिसमें वो भी 10 मिनट्स, 1 डे, 3 आवर्स, 4 आवर्स डिलीवरी में ट्राई कर सकता है। तो इसलिए जेफरसन ने बोला है कि ये जोमेटो को हर्ट करेगा। अभी जेफरसन बोल रहे हैं इसलिए वो स्टॉक नीचे गिरना, वो अलग बात है। वो बड़ी कंपनी है, मैं मानता हूँ, एनालिटिकल स्टॉक मार्केट एनालिटिकल कंपनी है जेफरसन, बट उन सब की न्यूज़ से आपको डरना नहीं चाहिए। जोमेटो का मोड ही अलग है। जोमेटो ने ब्लिंकिट को अक्वायर किया है। फ्लिपकार्ट, अभी आप भी जानते हो कि फ्लिपकार्ट की डिलीवरी कैसी बकवास है। अमेज़ॉन से भी बकवास फ्लिपकार्ट की डिलीवरी है। अभी फ्लिपकार्ट इसमें एंट्री लेके फिर कुछ नहीं होने वाला, जोमेटो भी उसको चबा के खा जाएगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मतलब आई एम तो स्ट्रॉन्ग ऑन एंड बुलिश ऑन जोमेटो, इसलिए मैंने होल्ड करके रखा है। बाकी आपकी खुद की अपनी सोच। तो ये देखिए, 8 अक्टूबर को क्या था, 8 अक्टूबर अभी से 10-15 दिन पहले क्या डाला था, इंडिया जोमेटो जंप आफ्टर HSBC हाइक्स। अभी HSBC ने तभी 8 अक्टूबर को बोला था कि एक अच्छा खासा जोमेटो पे रिटर्न देख सकते हैं, इसलिए तभी वो बढ़ गया था। अभी 2 घंटे पहले का ये न्यूज़ है, इसलिए एक अच्छा खासा डाउन टर्न दिखा है। फिर ये अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन 7 अक्टूबर को जोमेटो की अर्निंग्स रिलीज़ होने वाली है, 7 नवंबर को, सॉरी। तो 7 नवंबर को जब जोमेटो की अर्निंग्स आएगी तब हमें समझ जाएगा कैसा होने वाला है 7 नवंबर। और उसके बाद सॉरी, उसके बाद दिवाली भी आने वाली है। मतलब दिवाली तो आ ही जाएगी, लेकिन जो दिवाली के क्वार्टर का रिजल्ट्स रहेगा वो उसके नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा। तो अभी दिवाली की जो सेल्स रहेगी वो तो बहुत ही अच्छा एक रिटर्न्स देती है। मतलब वो बहुत ही अच्छा रहता है जोमेटो, क्विक कॉमर्स, अमेज़ॉन और ये सब के लिए, क्योंकि वो अपना अमेज़ॉन अपना बिग बिलियन डेज सेल लगाती है। फिर जोमेटो भी मतलब सेल तो नहीं लगाती, लेकिन अच्छी खासी एक कंजप्शन स्टोरी आ जाती है दिवाली इसके टाइम, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर जोमेटो को भी मिल जाता है। तो उसमें अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जोमेटो में। अगर आपको कोई और शेयर का ट्रेडिंग एनालिटिकल्स जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।
मैं वेट करता हूँ 2 मिनट के लिए। कोई कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको भी कौन सा स्टॉक का एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस जानना है, तो मैं बता दूँगा, प्लीज़ बता दीजिए। चलिए, कोई मैसेज नहीं कर रहा है तो हम इससे आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। ये पहले गाइस मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये है मेरा क्या बोलते हैं, गूगल शीट्स का पोर्टफोलियो ट्रैकर, जहाँ पे मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो ट्रैक करता हूँ। यहाँ पे नीचे बॉटम पे आप देख सकते हो बहुत सारे टैब्स है। इसमें ट्रांजैक्शन का टैब्स है, ये देख लीजिए। 4 जूम इन कर देता हूँ थोड़ा आपके लिए। 4 नवंबर 2021, ठीक है, तब से लेके मैं हर एक स्टॉक ट्रैक कर रहा हूँ। सबसे पहला जो स्टॉक था मैंने TCS बाई किया था, एक बाई किया था 3,500 रुपये के प्राइस से। मैं तभी बहुत ही छोटा था, मतलब छोटा मतलब आप समझ लीजिए 2021 मतलब आज से जस्ट 4 साल पहले। अभी नवंबर को ये 4 साल हो जाएगा। तभी कुछ था ही नहीं, मैं जस्ट नया नया आया था स्टॉक मार्केट में। तब मैंने 3,500 का एक TCS शेयर खरीदा था, और वो TCS शेयर मैंने वापस से बाय बैक में बेच दिया था। ये देख लीजिए 28 मार्च 2024 को। हाँ, 4 नवंबर 2021 को ख़रीदा, फिर 28 मार्च 2022 को TCS का मैंने बाय बैक था 4,500 में, उसको बाय बैक करके बेच भी दिया, ठीक है। तो मतलब वो अगले एक छोटे से स्पैन में 6-7 महीने में मेरा 1,000 का प्रॉफिट हो गया था तभी बाय बैक में। और उसके बाद फिर अगली 1.5-2 साल तक TCS ने 4,500 टच नहीं किया, तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था बाय बैक में। मेरा एक ही स्टॉक था, इसलिए वो 100% वो सेल होने ही वाला था, मुझे भी मालूम था, तो उस हिसाब से मैंने दे दिया। फिर ये रिलायंस मैंने ख़रीदा था, उसको बाई किया, उसको फिर अगले उसी दिन सेल कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि उसी दिन सेल करने से की वजह से पैसे भी लगते। फिर वो एक मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था। फिर एक 8 नवंबर को वापस से मैंने रिलायंस बाई किया। फिर ये HCL टेक्सटाइल का, ऐप से आप देख सकते हो मेरा खुद का ये गूगल शीट का लिंक है ना मेरे पोर्टफोलियो का, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डेमो के जैसे, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास चेक कीजिए। पूरा का पूरा ओपन है ये देखने के लिए, तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद चलिए अगर मैं इन जनरल बता दूँ तो ये चार्ट्स है, और ये निफ्टी वर्सेस पोर्टफोलियो का चार्ट है। मतलब यही चार्ट इधर आता है, बट ये सिर्फ निफ्टी वर्सेस पोर्टफोलियो के चार्ट का कंपैरिजन है। तो अगर स्टार्ट करें तो देखिए, जो रेड वाली लाइन है वो मेरे पोर्टफोलियो की है, और ये जो ब्लू वाली लाइन है वो निफ्टी 50 की है। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया है, मतलब मेरे पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो मेरे पोर्टफोलियो की लाइन जो रेड है, अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस। ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक ऐसा टाइम था कि मतलब दोनों के दोनों स्टार्ट ही थे। मतलब ऐसा था कि मेरा पोर्टफोलियो शायद से ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरा उल्टा पोर्टफोलियो नीचे गया और निफ्टी 50 ऊपर चला गया। तो एक अच्छा खासा गैप दिख रहा है यहाँ पे। फिर डेली स्टॉक कंट्रीब्यूशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये देख लिया। एवलॉन है वो 0.22% से ऊपर गया है, मतलब उसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो 0.22% से ऊपर गया है, और जोमेटो की वजह से नेगेटिव 0.43% से ऊपर आया है। फिर ये देख लीजिए, ये फाइनेंशियल ईयर गेन्स एंड लॉसेस, ठीक है, मतलब मैंने कितना ट्रांजैक्शन किया है, तो उसके हिसाब से मुझे इनकम टैक्स के लिए भी मतलब किसी को अगर भरना रहेगा तो वो सोच के मैंने ये बनाया, और मेरे फ्यूचर प्रूफ के लिए बनाया कि अगर मुझे तो इनकम टैक्स के लिए बताना पड़ेगा तो इन जनरल मैं बता सकूँ कि हर फाइनेंशियल ईयर में मैंने टोटल कितना गेन्स हुआ है। तो आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 मेरा 9,890 रुपये का अभी तक का टोटल गेन है। उसके बाद 2023 में 5,400 रुपये का है। फिर 2022 में 3,580 रुपये का था, और 2022 में क्या 985 रुपीज़ का था। तो इतना कुछ नहीं है। फिर डिविडेंड कलेक्टेड है, ठीक है, ये भी फाइनेंशियल ईयर ही एनुअल डिविडेंड कलेक्टेड है अभी, ठीक है। ये फाइनेंशियल भी लिख सकता हूँ मैं बाद में, लेकिन अभी नहीं है, बाद में लिखूँगा। तो आप देख लीजिए 2021 में 74 रुपीज़ का आया था, 2022 में 227 रुपये। ये टाइम पे क्या था, 2022 में मैंने वेदांता अच्छा खासा ख़रीदा हुआ था, और वेदांता एकदम दावड़ तो डिविडेंड देते ही जा रहा था। तो ये 2022 से 2023 में मैंने डिविडेंड ओरिएंटेड पोर्टफोलियो था। अभी उसको चेंज करके मैंने ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बना दिया है। तो उसकी वजह से फिर अभी डिविडेंड कम हो गया। अगर मैं आपको मेरी डिविडेंड यील्ड भी दिखा देता हूँ, ठीक है।
तो ये देखिए करंट मेरी एनुअल डिविडेंड यील्ड है 0.27%, जबकि एक टाइम पे ऐसा था कि मेरे पोर्टफोलियो की एनुअल डिविडेंड यील्ड 3%, 3.5% तक चली गई थी। क्यों? क्योंकि तब मैंने आईटीसी ख़रीदा हुआ था, और आईटीसी मैंने बहुत ही सस्ते प्राइस में ख़रीदा था, मतलब एक्चुअली देखिए तो मुझे भी याद नहीं अभी। चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको, मैंने फर्स्ट आईटीसी स्टॉक कितने पे ख़रीदा था। आईटीसी, हाँ ये रहा। सबसे पहले आईटीसी स्टॉक ख़रीदा मैंने 7 खरीदे थे, 229 रुपीज़ पे ख़रीदे थे। उसके बाद दूसरा आईटीसी स्टॉक कब ख़रीदा था, ये तो आईटीसी का देखिए 7 स्टॉक थे मेरे पास, 5.29% ये था, इसका डिविडेंड था। हाँ, फिर तीसरा कब, फिर आईटीसी मैंने सेल कर दिया सातों के साथ 337 रुपीज़ पे। तो ये ऐसे आईटीसी के 7 स्टॉक्स थे मेरे पास अभी, तभी ऐसे ख़रीदा हुआ था। फिर टीसीएस था, एचसीएल टेक था, और वेदांता भी देख लेता हूँ अगर कौन से प्राइस पे ख़रीदा था। वेदांता का मैंने शायद से हिस्ट्री पे नहीं रखा है, क्योंकि वो मैंने 2021 के पहले ऐसा कुछ हुआ रहेगा, हिस्ट्री में मैंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में नहीं डाला है वेदांता। लेकिन आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा प्रॉफिट मेरा इससे भी, इसकी वजह से भी हुआ है, डिविडेंड्स की वजह से। अभी पोर्टफोलियो समरी में जाके एनुअल एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड यील्ड दिखा देता हूँ मैं। देखिए 2021 में ये देखिए यहाँ पे 1348 का होने वाला था 2022 में। अभी करंट कितना है मेरा, अभी करंट 227 रुपीज़ का मेरा एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड है। स्टॉक समरी में जाएगी तो देखिए स्टॉक समरी में ये जितने भी स्टॉक्स मैंने होल्ड किए थे अपने लाइफ टाइम में, ये उसका पूरा हिस्ट्री दिखा रहा है। ओ अल्फ़ा तरुण, हाय, हेलो हाय अल्फ़ा तरुण, सॉरी आपका मैसेज नहीं पढ़ पाया मैं तभी। दो मिनट पहले आपने हाय बोला, हेलो अल्फ़ा तरुण। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो टीसीएस है यहाँ पे, फिर मैंने जितने भी स्टॉक्स करे, अभी तो मैं टीसीएस को होल्ड नहीं करता हूँ, एसी ऑफ करता हूँ मैं, ठंडी लग रही है मुझे अभी। क्या है, इतना बोलने पे बार बार पानी पीना पड़ता है, तो सॉरी गाइस। मैंने टीसीएस भी ख़रीदा हुआ था, सेल कर दिया है। रिलायंस टेक था मेरे पास, सेल कर दिया है। एचसीएल टेक भी था, सेल कर दिया। एचडीएफसी बैंक ख़रीदा था, सेल कर दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर सेल, आईटीसी सेल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी भी होल्ड करता हूँ। कैश मतलब अभी कितना कैश मेरे पोर्टफोलियो के फ़ंड में है, जैसे कि यहाँ पे अब दिखा दूँ मैं। तो ये फंड्स में गया ना, तो 257 रुपीज़ है। मैंने अभी डाला नहीं है, पर मैं डाल दूँ, चलो आपके सामने ही डाल देता हूँ मैं। अभी आए हैं तो फिर किस बात का बुरा। ये देखिए कैश मैंने ऐसा रखा है 257, ऐसा कर दिया तो ये अपने आप देखिए अभी बढ़ जाएगा। किधर गया चार्ट्स मेरा, ये देखिए अभी जस्ट डाला है ना, 1 मिनट रुक जाइए आप। जैसे ही अभी 0.83% है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जाना तो चाहिए, देखते जाता है कि मतलब कितना अफेक्ट करता है। 257 रुपीज़ मेरा करंट पोर्टफोलियो अभी 1,17,000, 1,15,20,000 का है, तो उस पर 257 रुपीज़ कुछ तिल्ली भर भी काम नहीं करेगा। तो फिर भी चलिए डाल तो दिया है। फिर स्टॉक समरी में देखते हैं। हाँ ये देखिए कैश आ गया, यूनिट्स कहाँ पे गया, हाँ ये देखिए यूनिट्स आ गया 257 यूनिट्स, प्राइस उसकी 1 रुपी है, ठीक है, मतलब 257 इंटू 1 इज़ 257। टाटा पावर अभी भी होल्ड करता हूँ मैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल ऑफ कर दिया। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस सेल ऑफ कर दिया। डाबर सेल ऑफ कर दिया। अंबुजा सीमेंट अभी भी होल्ड करता हूँ मैं। भारतीय एयरटेल सेल ऑफ। एआईडी पेरी सेल ऑफ। जीएसपीएल सेल ऑफ। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ सेल ऑफ। क्रॉम्पटन अभी भी होल्ड करता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक सेल ऑफ। केपीआईटी टेक रखता था मैं, पर उसको मैंने सेल ऑफ कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, पर एक्चुअली क्या था, मुझे दूसरे उसमें अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो अभी इसका अच्छा खासा एक 1000 मैंने तकरीबन केपीआईटी टेक को सेल करके मैंने जोमेटो में डाला था। तो एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, वो ट्रेड उल्टा मेरा बेटर गया, क्योंकि मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी कमाया है जोमेटो में। सिंजी सेल ऑफ। मैक्स हेल्थ होल्ड करता हूँ मैं, पूना वाला होल्ड करता हूँ, जोमेटो होल्ड करता हूँ, सेन को पूरा बेच दिया। एवलॉन होल्ड करता हूँ, स्टार हेल्थ होल्ड करता हूँ, EIH होटल होल्ड करता हूँ, और कल्याण ज्वेलर्स होल्ड करता हूँ। तो वैसे अगर आपको मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है मुझे, मतलब ये जो कुछ स्टॉक्स है उसमें से सेल ऑफ करके मुझे नए स्टॉक्स खरीदने हैं। पर जब जैसे ही मैं नए स्टॉक्स खरीदूँगा ना, तो ऐसा हो जाएगा कि जो मेरे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे
हाँ, ये 0 तक की होल्डिंग्स हो गई मेरी। तो जैसे ही मैं पूरा का पूरा पोर्टफोलियो सेल ऑफ करूँगा और पूरा का पूरा नया इन्वेस्ट करूँगा ना, ये मुझे 11 के 11 स्टॉक्स हटाने हैं। मेरे पास और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वाले स्टॉक है अभी इन मार्केट, तो वो अभी आपको बताने वाला है। जब मैं इन्वेस्ट करूँगा लाइव तब आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तो ही जाके मैं बताऊँगा। मुझे एटलीस्ट 10 लाइक तो चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मतलब मैं बताऊँगा, अगर मैं पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट ये 1,16,000 है सेल ऑफ करके अगर मैं पूरा नया पोर्टफोलियो बनाऊँगा तो उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा मेरा 1,16,000 का और करंट वैल्यू हो जाएगा मेरा 0 रुपीज़ का। एक्चुअली 1,02,000 रुपये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है भी नहीं। ये देखिए पोर्टफोलियो समरी में जाओ ना, है यहाँ पे गूगल शीट्स में, तो ये मेरा जो एक्चुअल पोर्टफोलियो का कॉस्ट यानी कि जो मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड रुपीज़ है वो 84,000 रुपीज़ का ही है। और ये जो रियलाइज्ड गेंस है उसमें से 19,800 रुपये है। उस 19,800 रुपये में से मैंने 1,860 रुपये खुद के निजी काम के लिए यूज़ किए और इसमें से बाकी के जो बचे पैसे वो मैंने री इन्वेस्ट किए हैं। तो इसलिए आप देख सकते हो पोर्टफोलियो का कॉस्ट इतना कम है, 86,000 है, बल्कि इसमें दिखाता है 1,02,000 रुपये। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि काइट में क्या है, मतलब जीरो डॉट क्या करता है, अगर हमने कोई स्टॉक सेल किया और उसको दूसरे स्टॉक्स में री इन्वेस्ट किया तो जीरोधा को लगता है कि ये जो दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया वो कैपिटल नया कैपिटल है, तो वो ऐसे इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऐसे बढ़ा देता है। पर वो एक्चुअली टोटल मतलब कैपिटल तो मेरा बढ़ा नहीं है ना, तो इसलिए ये जो गूगल शीट्स में मैंने ट्रैक करता ना वो ही रियल है। तो उसमें ये विदाउट इंक्रीजिंग कैपिटल जो रियल कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है वो 84,000 रुपीज़ 615 रुपीज़ है। तो ये गूगल शीट ही मेरा रियल दिखाता है। फिर करंट वैल्यू देखें तो 1,17,000 रुपीज़ है। इसमें कितना है, 1,16,000 है। वो ठीक है, क्योंकि इसमें 200 वो रुपये काउंट नहीं होते और इसमें डिविडेंड भी मैंने ऐड किया हुआ है, 591 रुपीज़ डिविडेंड कलेक्टेड। तो पर ये इसमें वो दिखाता नहीं है, इसलिए वो काइट में तो चल जाता है उतना 100-200 रुपये का ऊपर नीचे फ़र्क होता ही है गूगल शीट्स में, क्योंकि गूगल शीट्स अपडेट होने को टाइम लगती है, ज़्यादा टाइम लगती है, बस 15-20 मिनट ज़्यादा लगते हैं कभी कभी। अनरियलाइज गेन 32,000 के, इसमें क्या दिखा रहा है, अनरियलाइज गेन 13,000 के, लेकिन ऐसा नहीं है, अनरियलाइज गेन 32 के ही रहेंगे, क्योंकि कैसे बताओ अभी आपको मैं, इसमें से करंट वैल्यू और इसमें से जो माइनस किया वो मेरा अनरियलाइज गेन ही हो जाता है, क्योंकि मैंने री इन्वेस्ट किया। पर अभी ठीक है, काइट ऐसा दिखा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। चलिए, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ अनरियलाइज गेन को। चलिए, अगर आप बोल रहे हो तो मैं चेंज करके ही दिखा देता हूँ आपको, गूगल शीट्स कैसे यूज़ करनी वो भी समझ में आ जाएगा। इज इक्वल टू सम, ऐसे करना है। फिर स्टॉक समरी में जाना है, अनरियलाइज्ड गेन्स कहाँ पे गया, हाँ O/O ऐसे, ठीक है। ₹13,921 आ गए। इसमें भी ये देख लें 13,200 दिखा रहा है, पर ये तो इसको थोड़ा अपडेट और मतलब बॉल पार्क का समझ लीजिए, 100-200-500 रुपये ऊपर नीचे होगा, क्योंकि ये क्या है, ये गूगल शीट्स अपने गूगल फाइनेंस से लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाता है, जबकि इसमें जो है वो लाइव NSE का स्टॉक निकल रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा ही, ज़्यादा नहीं रहेगा, पर 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे 1,000 रुपये का डिफरेंस आता है। आप इतना समझ लीजिए, अभी 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में 1,000 डिफरेंस का क्या करेगा कोई आदमी इतने पैसे लेने के बाद। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो अनरियलाइज गेन 16.45 देख लीजिए, 16.45, ठीक है। $16.45 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये देख लीजिए यहाँ पे 13% है, ठीक है। 13% क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा है और जो गेन्स दिखाता है 13,000 वो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कैलकुलेट कर, लेकिन जो मेरा अनरियलाइज्ड गेन्स है वो पोर्टफोलियो का कॉस्ट, जो रियल पोर्टफोलियो कॉस्ट है उस पर दिखाता है, तो इसलिए 16% दिखा रहा है। फिर रियलाइज्ड गेन्स की बात करते हैं, तो रियलाइज्ड गेन्स में 19,000 रुपये मैंने कर दिया है रियलाइज़,
₹590 का डिविडेंड कलेक्ट कर दिया है। टोटल प्रॉफिट देखे तो 34,000 रुपीज़ का है। मतलब जो आज तक मेरा टोटल प्रॉफिट पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट से कितना हुआ है ये उसका वैल्यू है। रियलाइज गेंस, अनरियलाइज गेंस और जो मैं अपने नॉट री इन्वेस्टेड अमाउंट, मतलब अभी 1,000 रुपये का मैंने स्टॉक प्रॉफिट बुक किया, उसको मैंने 500 रुपये री इन्वेस्ट किए, 500 रुपये मैंने नहीं री इन्वेस्ट किए, तो दोनों पकड़ के ये टोटल दिखा रहा है। मतलब जो इन्वेस्ट किया और जो री इन्वेस्ट नहीं किया है दोनों का उसमें मिलावट आ जाता है और फिर ये अमाउंट, इसलिए दोनों का टोटल है ये। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 40% है। पोर्टफोलियो का CAGR 88% है। हाँ, ये बेस्ट चीज़ लगती है मुझे। इसमें से जो बेस्ट चीज़ क्या है कि मेरे पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन, कितने कौन से स्टॉक ने कितना कंट्रीब्यूट किया है मेरे पोर्टफोलियो को ऊपर लाने में। सबसे मोस्ट कंट्रीब्यूशन मेरा जोमेटो का है। पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन जितना भी है उसमें से सबसे ज़्यादा जोमेटो का है। उसके बाद सेंको गोल्ड का है। सेंको गोल्ड मैंने अभी जस्ट रिसेंटली सेल ऑफ कर दिया है और उसके जगह मैंने कल्याण ज्वेलर्स बाई किया है। दोनों गोल्ड में ही है। और कल्याण ज्वेलर्स का क्या है, PE यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कल्याण ज्वेलर्स का ज़्यादा है, तो मैं तो इससे मेरा अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है PE थोड़ा सा ज़्यादा रहा। सेंको का 66 है, कल्याण ज्वेलर्स का 102 है। तो अगर कल्याण ज्वेलर्स का PE थोड़ा ज़्यादा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा है अभी, जैसे कि डीमार्ट देखिए 100 के ऊपर का PE लेके घूम रहा है, फिर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना अच्छा ग्रोथ दे रहा है, कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 100 के ऊपर वाले PE पूरे ही होते हैं। तो ये जैसे कि 100 के ऊपर वाला PE कल्याण ज्वेलर्स है, उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर लोग हाई PE पे भी बाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि चलिए एवलॉन ने भी अच्छा खासा 4% का कंट्रीब्यूट किया, अभी तक सेल नहीं किया है। फिर ये टाटा पावर ने भी 12.5% कंट्रीब्यूट किया है मेरे पोर्टफोलियो को। एलोकेशन के वाइज देखें तो कल्याण ज्वेलर्स ने 9.25% एलोकेशन है। EIH होटल्स का 9.2% है। स्टार हेल्थ का 9.4% है। एवलॉन का 8.6% है। जोमेटो का 8.9% है। पूना वाला का 10% है। मैक्स हेल्थ का 8% है। क्रॉम्पटन का 8% है। अंबुजा सीमेंट्स का 8.3% है। टाटा पावर 8.5 है। और IDFC फर्स्ट बैंक 10% का है। अभी कैश देख लीजिए आप, छोटा सा दिख रहा है आपको लाल, हाँ 1 मिनट, हाँ ये देखिए कैश 0.2% है। तो जब अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू 0.2% है कैश की, तो आप समझ लीजिए वो क्या ही ये चार्ट में कंट्रीब्यूट करेगा। किधर गया ये देखिए, 0. कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये देखिए आप दिख रहे हैं यहाँ से एकदम अचानक ऊपर चला गया, तो वो 267 रुपीज़ जो फंड्स के मैंने ऐड किए ना, वो उसके वजह से ऊपर गया है, बाकी कुछ नहीं है इसका। तो जब मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा तो कैश की जगह कुछ और आ जाएगा, पर पोर्टफोलियो की वैल्यू तो उतनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर आपको ये गूगल शीट्स अपने खुद के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है मैंने, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं आपको ऐसी गूगल शीट्स आपके खुद के पर्सनल यूज़ के लिए बना के दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो गाइस चलिए मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। मैं आपकी इजाज़त देता हूँ, डरिए मत, कीप ऑन इन्वेस्टिंग। और हाँ, मैं ये भी बताता हूँ कि अगले 2-3 महीने बाद मैं पर मंथ 50,000 रुपीज़ लाइव इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। कौन से स्टॉक्स में करूँगा, किस में करूँगा, कौन से सेक्टर में करूँगा, कितना इन्वेस्ट करूँगा, सब लाइव करने वाला हूँ मैं। तो इसके वजह से अगर आपको ये देखना है, ये जर्नी को फॉलो करना है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।